इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ और आएंगे एमसीक्यूज। इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने काफी सारे एमसीक्यूज कवर किए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने देखी होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एमसीक्यूज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री दैट गिव्स अ लोअर कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी सोल्ड इन एन इनकम स्टेटमेंट इज डिनोटेड एज। तो हमसे कहा जा रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। इन्वेंट्री यानी कि वही सारे प्रोडक्ट्स, वो सारा स्टॉक जो हमने प्रोड्यूस किया है, जो कि देता है लोअर कॉस्ट उस कमोडिटी की, और जब उसको बेचते हैं तो इनकम स्टेटमेंट में किस नाम से उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, और आसान करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इन्वेंट्री जो आपने पहले बनाई, जो आपने पहले प्रोड्यूस करा, आपने उसको पहले सोल्ड कर दिया। इस प्रोसेस को, इस मेथड को क्या बोलते हैं? फर्स्ट आउट रिसीवेबल, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट आउट रिसीवेबल, या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस प्रोसेस को, इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग को हम बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब पहले वो चीज हमने प्रोड्यूस करी और पहले उसको हमने बेच दिया, तो वो हमारा मेथड हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। अगला क्वेश्चन है अर्निंग्स दैट हैव अ क्यूमुलेटिव अमाउंट एंड आर नॉट पेड टू द स्टॉक होल्डर्स एज अ डिविडेंड इज नोन एज। तो अर्निंग्स जिनका एक क्यूमुलेटिव अमाउंट है, यानी कि क्यूमुलेटिव यानी कि टोटल, ठीक है, उसको हमने स्टॉक होल्डर्स को नहीं दिया एज अ डिविडेंड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन अर्निंग्स, प्रेफर्ड अर्निंग्स, नॉन पेड अर्निंग्स, या फिर रिटेन्ड अर्निंग। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, रिटेन्ड अर्निंग। तो उसको हमने बचा के रखा, हमने वो स्टॉक होल्डर्स को एज अ डिविडेंड नहीं दिया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, राइट। अगला क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन दैट इज यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स फॉर एक्सपेक्टिंग फ्यूचर अर्निंग्स इज रिकॉर्डेड इन। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो इन्वेस्टर्स यूज करते हैं एक्सपेक्ट करने के लिए कि फ्यूचर अर्निंग्स क्या रहेंगी, तो वो रिकॉर्ड किया जाता है किस में? एनुअल रिपोर्ट में, 5 इयर्स रिपोर्ट में, एक्सचेंज रिपोर्ट में, या फिर स्टॉक रिपोर्ट में। हियर ऑप्शन इज करेक्ट, एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट पूरे साल की रिपोर्ट होती है, तो इसी में वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करी जाती है जो एक इन्वेस्टर यूज करता है फ्यूचर अर्निंग्स को एक्सपेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एनुअल रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है व्हेन प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस हैज टेकन गुड्स फ्रॉम बिजनेस दिस शोज। तो जब एक बिजनेसमैन, यानी कि जो प्रोप्राइटर है, इसको प्रोप्राइटर बोला जाता है, जब वो अपने ही बिजनेस से कुछ गुड्स निकाल लेता है अपने खुद पर्सनल यूज के लिए, तो उसको वो क्या चीज शो करेगा? मतलब जब उसने वो चीज करी तो क्या चीज हमें शो होगी? डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स, डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस, डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, या फिर डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट। तो वो जो उसने अपने खुद के यूज के लिए वो गुड्स इस्तेमाल करें अपने ही बिजनेस से, तो वो कहां से डिडक्ट होंगे? ऑप्शन बी, परचेजेस से, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस, राइट। अगला क्वेश्चन है कैश बुक ऑलवेज शोज। जो कैश बुक होती है वो हमेशा क्या शो करती है? क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस, या फिर डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो कैश बुक हमेशा डेबिट बैलेंस शो करती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसेस शोन इन द। तो जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करी जाती है वो किस बेसिस पर शो करी जाती है? हमसे पूछा जा रहा है कि वो बैलेंसेस जो हमें शो होते हैं बैलेंस शीट में, वो बैलेंसेस कहां से आए हैं, किसके बेसिस पर हमने वो बैलेंस शीट प्रिपेयर करी है? P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, लेजर अकाउंट, या फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में जितनी भी स्टेटमेंट्स रहती हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं, उनके बेसिस पर ही बैलेंस शीट बनाई जाती है, ठीक है। और बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है? ऑल ओवर हमारी कंपनी की क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, कितना पानी में है वो, कितना उसका प्रॉफिट है, कितना लॉस है, सब चीजें हमें उस बैलेंस शीट से पता चलती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि बैलेंस शीट का मेन काम क्या होता है, तो वो यही होता है कि हम उससे जान सके हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में, मतलब कि फाइनेंशियल पोजीशन में पता चलती है हमारे बिजनेस की, राइट। अगला क्वेश्चन है ट्रेडिंग अकाउंट इज। जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, या फिर नॉमिनल अकाउंट। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट क्यों है? क्योंकि ये हमें जो भी डेबिट बैलेंस है वो भी शो करता है और क्रेडिट बैलेंस भी शो करता है। और इसका नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, रूल आपको पता होगा, सॉरी। तो 3 हमारे तरीके का अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है। तो नॉमिनल का हमारा जो रूल रहता है वो क्या रहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। जो भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस है उनको डेबिट कर दो, और जो भी हमारे इनकम और गेन है उनको क्रेडिट कर दो, ठीक है। और यही शो करता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये एक नॉमिनल अकाउंट कहलाता है, राइट। अगला क्वेश्चन ऑन विच डेट फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। किस डेट को फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करे जाते हैं? 31 दिसंबर, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो जब भी अकाउंटिंग ईयर एंड होगा उसमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे और किए जाते हैं, राइट। आगे ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है जानने के लिए, क्या? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, टोटल प्रॉफिट या फिर टोटल लॉस, या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करता है ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए, राइट।
अगला क्वेश्चन है विच आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन से आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर कह सकते हैं P&L अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो, चाहे वो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हो, चाहे वो सेल्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो, सारे ही खर्चे P&L अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करे जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस से कौन से एरर को हम खत्म नहीं कर सकते, है ना। मान लो कोई एरर आ गई, वो जो हमने स्टेटमेंट्स बनाई है, जो भी हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है, उसमें कुछ एरर आ गई, तो ऐसी कौन सी एरर है जिसको हम नहीं हटा सकते ट्रायल बैलेंस की हेल्प से? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, कंपनसेटिंग एरर या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। हम कोई भी एरर को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अब जो एरर आ गई है, चाहे वो ओमिशन की एरर हो, चाहे वो कंपनसेटिंग एरर हो, चाहे वो एरर ऑफ प्रिंसिपल्स हो, हम इन एरर्स को ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद भी नहीं हटा सकते, ठीक है, इनको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, राइट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सा एक प्रोसेस नहीं है ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन का? मतलब जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसका एक प्रोसेस रहता है, उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, तो इनमें से कौन सा वो स्टेप, कौन सा वो प्रोसेस नहीं है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का? क्लासिफाइंग, इंटरप्रिटेशन, रिकॉर्डिंग या फिर समराइजिंग। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंटरप्रिटेशन, ठीक है। क्लासिफाइंग होता है जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, क्लासिफाई करते हैं, स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन हम नहीं करते। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हो गया? इंटरप्रिटेशन में हम अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग वहां पर इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, हम इस चीज से क्या समझे, एक्सप्लेन करेंगे, रीफ्रेम करेंगे, तो वो इंटरप्रिटेशन कहलाता है, ठीक है। और ये ट्रायल बैलेंस के प्रोसेस में या फिर प्रिपरेशन में काम नहीं आता, ठीक है, तो इसका कोई भी काम नहीं है, ये एक प्रोसेस नहीं है ट्रायल बैलेंस के प्रिपरेशन का, राइट। अगला क्वेश्चन है कॉन्ट्रा एंट्रीज आर पास्ड ओनली व्हेन, कॉन्ट्रा एंट्रीज पास होती हैं कब? पहले आप ये समझिए कॉन्ट्रा एंट्रीज होती क्या है। तो कॉन्ट्रा एंट्रीज हमें इंडिकेट करती हैं जो भी हमने ट्रांजैक्शन करी है वो हमारे कैश और बैंक बैलेंसेस दोनों को ही अफेक्ट करे, वो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है ना। और वो कब बनती है? सिंपल कैश बुक इज प्रिपेयर्ड व्हेन 3 कॉलम कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, व्हेन डबल कॉलम कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3 कॉलम कैश बुक इज प्रिपेयर्ड। तो जब 3 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करी जाती है तब कॉन्ट्रा एंट्रीज पास करी जाती है, ठीक है। मान लो हमने बैंक से कुछ विड्रॉ किया या फिर बैंक में हमने डिपॉजिट किया, तो जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया, हमारा बैंक में जो पैसा है वो बढ़ गया, जो हमारे पास कैश था, कैश इन हैंड था, वो हमारा घट गया, है ना। तो यहाँ पे दोनों तरफ से फर्क पड़ा, चाहे हमने वहां पे पैसा डिपॉजिट किया हो या फिर हमने वहां से विड्रॉ किया हो। विड्रॉ करेंगे तो बैंक से पैसा कम हो जाएगा, कैश इन हैंड ज्यादा हो जाएगा, तो दोनों तरफ से वो बैलेंस जो हमारा अफेक्ट कर रहा है, तो इसी को हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। और ये पास कब होती है? जब 3 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला हमसे इन्होंने पूछा है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक माइनस सेल्स, परचेज प्लस सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या फिर नन ऑफ दीज। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारी हुई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, ये थे कुछ और आएगा एमसीक्यूज हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। इसी तरह से आए क्वेश्चन हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।